साल है 1992, 27 मार्च। केरला में एक जगह है कोट्टयम, एक हॉस्टल है, नन हॉस्टल है, जिसका नाम होता है सेंट प्यूर्स कॉन्वेंट। सुबह का टाइम होता है, 8 बजे होता है एंड वहाँ पे जितनी भी नन्स रह रही होती है। एंड आप लोग एक्सप्लेन कर दो कि वहाँ पे कोई भी आदमी, कोई भी लड़का नहीं जा सकता। बेसिकली अगर नन है तो वहाँ पे कोई आदमी नहीं जा सकता। कोई प्रीस्ट का हॉस्टल है, फादर्स का हॉस्टल है, वहाँ पे कोई औरत नहीं जा सकती। 8 बजे के टाइम में सुबह कैथलिक नन्स उठती है और वो किचन में जाती है। एंड जैसे वो किचन में जाती है, देखती है कि किचन में मेस पड़ा हुआ है, पानी की बोतल नीचे गिरी हुई है, एक चप्पल होती है, सिर्फ एक चप्पल, एंड वो उल्टी पड़ी होती है। एंड फ्रिज खुला होता है और रसोई के कोने में ही एक छोटा सा एक्स पड़ा होता है जो कि लकड़ काटने में काम आता है। तो ये सारी नन्स ग्रुप बना के किचन के बाहर खड़ी हुई है एंड दे आर ऑल शॉक्ड कि यहाँ पे क्या हुआ है। एंड नन्स आपस में एक दूसरे को देख रही है एंड उनको ख्याल आता है कि एक नन है जिसका नाम है अबिया। अबिया होती है एक 21 साल की लड़की होती है जो कि वो भी एक कैथलिक नन होती है। वो वहाँ पे नहीं है। उनमें से एक नन जाती है उसके कमरे में एंड वहाँ पे उसको नहीं मिलती। तो उसी ग्रुप में एक और नन होती है एंड वो कहती कि मैंने तो अबिया को सुबह देखा था, सुबह 4 सवा 4 के आसपास देखा था। एंड बाकी नन्स को ख्याल आता है कि हाँ वो सुबह 4 सवा 4 बजे उठती है कि उसने कुछ स्टडीज करनी होती है। तो ये नन्स यहाँ से देखती है, बाकी रूम्स में जाते हैं, बाथरूम, बेसमेंट, ऊपर छत पे जाते हैं, हर जगह देखते हैं, हॉस्टल के अंदर, हॉस्टल के बाहर, कहीं पर भी ये लड़की नहीं मिलती। फिर हॉस्टल की नन्स कॉल करती है पुलिस को। पुलिस आती है, सर्च करती है पूरे एरिया को, हॉस्टल के अंदर बाहर सब कुछ, हर जगह सर्च करती है, बट वहाँ पर अबिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। फिर पुलिस वाले थोड़ा और ढूंढने के बाद उनको हॉस्टल में एक वेल होता है, कुआं होता है, उसके पास अबिया की एक दूसरी चप्पल मिलती है। एक चप्पल ऑलरेडी किचन में थी जो नन्स ने देखी थी, ये दूसरी चप्पल पुलिस वालों ने देखी होती है। एंड उस वेल के अंदर देखते हैं पुलिस वाले, वहां पर पानी के ऊपर अबिया की डेड बॉडी फ्लोट कर रही होती है। फिर पुलिस वाले फायर डिपार्टमेंट को बुलाते हैं एंड वो अबिया की डेड बॉडी को निकालते हैं। डेड बॉडी निकालने के बाद आसपास की जितनी भी नन्स होती है, लोग होते हैं, इकट्ठा हुए होते हैं एंड वो हैरान हो जाते हैं कि अबिया की डेड बॉडी है एंड बहुत बुरी हालत में है। इट्स ऑफुल, मतलब एक 21 साल की साधारण सी कैथलिक लड़की क्यों ऐसी हालत में है, क्या वजह रही होगी, सबके मन में यही क्वेश्चन होता है। फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया जाता है। तो पोस्टमार्टम करते एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर राधा कृष्णा। ये कोट्टयम मेडिकल कॉलेज में होता है, उसी एरिया के कॉलेज होता है, वहाँ पर ये डॉक्टर होते हैं। एंड रिपोर्ट पता लगती है आफ्टर पोस्टमार्टम की उसके दोनों गले पे, यहाँ पे से दोनों गले पे नाखून के निशान है और एक राइट शोल्डर पे स्क्रैचेस है। स्क्रैचेस पे नहीं बोल लूंगा, जख्म बोल लूंगा, लाइक किसी ने कुछ मारा अंदर डीप। नो सेक्सुअल असॉल्ट, इवन दो इंजरीज साफ दिख रही थी। वहाँ पे नर्स को, पुलिस को, डॉक्टर्स को किसी ना किसी ने तो मारा ही होगा, किसी न किसी ने कुछ इंजरी करी होगी अबिया के ऊपर। ये साफ पता लग रहा था कि अबिया के साथ किसी ने कुछ गलत किया है, किसी ने कुछ उसको हर्ट किया है। बट यहाँ पर पुलिस इस चीज को सुसाइड डिक्लेयर कर देती है। यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया था कि पुलिस वाले कुछ न किसी चीज को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, सच को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने ये काम किया है अबिया के साथ। बट अभी कुछ 100% श्योरिटी नहीं थी। तो पुलिस वाले इस चीज को, अबिया की डेथ को या फिर एज ए ड्रॉनिंग, पानी में डूब के मर गई थी, इस चीज को कह देते कि अबिया की डेथ ऐसे हुई है। एंड ये बात बोल के अबिया की डेथ की जो डायरेक्शन है, सच के लिए जो डायरेक्शन है, वो कम्प्लीटली चेंज कर दी। अब यहाँ पे काफी मैनिपुलेशन, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अबिया की डेथ के बाद कुछ हफ्तों बाद ही जहाँ पे अबिया की डेड बॉडी मिली थी, वो जो क्राइम सीन था, पूरे हॉस्टल को किसी न किसी ने रीमॉडल कराने का परमिशन ले लिया था या दे दिया था। कुछ हफ्तों के बाद ही उस हॉस्टल की रीमॉडलिंग होना शुरू हो गई थी। डॉक्टर राधा कृष्णा जो थे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, उनसे पता लगता है कि उनको क्राइम सीन के पास भी नहीं जाने दिया था। तो आप लोगों को आइडिया होगा यहाँ पे कुछ तो है जो कि छुपाया जा रहा है, सच को बेंड करा जा रहा है, बातें घुमाई जा रही है, कुछ तो है यहाँ पे गड़बड़। ऐसा साफ पता लग रहा था कि ये एक सुसाइड नहीं है। अब यहाँ पे अबिया की डेथ को ऐसे सुसाइड बताया जा रहा था। वहाँ पे जितने भी नन्स थी और जो वो लोग जो अबिया के क्लोज थे, अबिया के पेरेंट्स, अबिया के फ्रेंड्स, वो सारे सेटिस्फाइड नहीं थे इस पुलिस की इस रिपोर्ट से। एंड वो काइंड ऑफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इस प्रोटेस्ट में एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं जिनका नाम होता है जोमान। वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड वो उस टाइम के जो केरला के जो सीएम होते हैं
उनको एक लेटर लिखी जाती कि इस केस को दोबारा रीओपन करा जाए और दोबारा इन्वेस्टिगेट करा जाए। 7 अप्रैल 1992 को ये केस ट्रांसफ़र हो जाता है क्राइम ब्रांच को। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन केरला क्राइम ब्रांच भी बोलती है कि ये जो डेथ हुई है अभ्या की वो एक सुसाइड थी। नन्स, एक्टिविस्ट, मीडिया, सोसाइटी कोई भी खुश नहीं था इस रिजल्ट से, बिकॉज एक 21 साल की लड़की जो कि भगवान के लिए अपने आप को सेवा कर रही थी, भगवान का नाम ले रही थी, वो क्या रीज़न रहा होगा, वो उसने कर लिया। एंड धीरे धीरे सारे मीडिया, नन्स, एक्टिविस्ट, दे ऑल वर गेटिंग वेरी एंग्री। प्रेशर पड़ने के कारण अब हाई कोर्ट इस केस को ट्रांसफ़र कर देता है सीबीआई को, केरला की सीबीआई। एंड 29 मार्च 1983, ऑलमोस्ट 1 ईयर लेटर, ये केस अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देती है। इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही होती है एंड उनका हेड होता है सुपरिंटेंडेंट वर्गीस पी थॉमस। और इस पॉइंट पे अब्बे की जो डेथ बॉडी है वो ऑलरेडी दफना चुके हैं एंड एविडेंस को हटा दिया गया है, जला दिया गया है, क्राइम सीन को हटा दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। बट जितना भी डेटा था जो पुलिस एंड क्राइम ब्रांच ने इकट्ठा किया था उस बेसिस पे और सीबीआई की अलग से इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सीबीआई कहती है कि ये केस थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है किसी ने मर्डर किया अभ्या का। जब ये बात सुपरिंटेंडेंट वर्गीस जी बोलते हैं कि ये केस ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये केस किसने मर्डर किया हुआ है, उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये केस एब्सोल्यूट होमोसाइड है, मर्डर है, बट उनको ऐसे आइडिया आ रहा था जितना भी डेटा उनके पास था। तो इस रीज़न की वजह से उनको लग रहा था कि ये केस एक मर्डर है, इस वजह से उनको एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। एंड उन्होंने अपने रिटायरमेंट के 10 साल पहले खुद एक वॉलंटियर रिटायरमेंट ले ली थी। बट कोई प्रॉपर प्रूफ एविडेंट नहीं मिला था कि अब्बे की डेथ को एक मर्डर था। फिर 1994 में बड़ी शॉकिंग चीज़ पता लगती है। 1994 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, वहाँ पे सुपरिंटेंडेंट थॉमस जी बोलते हैं कि उनको ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि इस केस को एज ए सुसाइड दिखाया जाए। ये चीज़ अगेन बहुत शॉकिंग होती है, स्पेशली नन्स के लिए, कि भैया कुछ ना कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है, जो कि बेंड करा जा रहा है, सच को बेंड करा जा रहा है, जो क्रिमिनल है उसको बचाया जा रहा है। क्या है, कौन है, नो वन नोज। फिर 1995 में एक नई सीबीआई की टीम को ये केस ट्रांसफ़र करा जाता है। उन्होंने एक लाइव डिटो जो अब्बे की डेड बॉडी उसके मिलते जुलते को एक डमी बनाया गया एंड उसको काफ़ी बारी उस कुएं में डाला गया, टेस्ट करे गए। वो बेसिकली देखना चाह रहे थे कि जितने भी इंजरीज है अब्बे की बॉडी के ऊपर, क्या पता वो वेल में गिर के हो गई हो, क्या पता किसी ने कुछ ना मारा हो, हु नोज। तो ये रिपोर्ट फिर हाई कोर्ट को दी जाती है एंड हाई कोर्ट इस रिपोर्ट को मना कर देता है। वो कहता है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करो। फिर 1999 में ये केस एक नई सीबीआई की टीम को ट्रांसफ़र होता है। इस बारी सीबीआई कहती है कि ये केस एक होमोसाइड है। हाउ? ये होता है 3 रीज़न की वजह से। ये 3 रीजंस दिए जाते हैं डॉक्टर्स के थ्रू। उनका ये ओपिनियन होता है बेस्ड ऑन मेडिकल एविडेंस। तो ये 3 रीजंस होते हैं। पहला, नेल्स के मार्क होता है गले पे एंड जो इंजरीज होती है वो होती है एक स्कल के ऊपर। सेकंड रीज़न होता है नन्स और जो फोटोग्राफर थे जब केस शुरू हो रहा था उन्होंने भी बताया था कि अब्बे की बॉडी पे इंजरीज थी, चोट के निशान थे। और तीसरा रीज़न होता है कि अब्बिया सुसाइड कर ही नहीं सकती बिकॉज उसको किसी भी तरीके का मेडिकल डिसऑर्डर नहीं था, किसी तरह का सीवियर डिप्रेशन भी नहीं था कि वो सुसाइड कर लेगी। ये रिपोर्ट जब कोर्ट में दी जाती है, कोर्ट मना कर देता है, कहते हैं ये एक प्रॉपर एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर्स की मेडिकल ओपिनियन है। एविडेंस ना होने के कारण और लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ परपेट्रेटर की वजह से कोर्ट रिजेक्ट कर देता है इस रिपोर्ट को। 25 अगस्त 2005 में एक नई सीबीआई की टीम के ऊपर ये केस ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर बहुत कुछ शॉकिंग निकलता है एंड यहाँ पे एक केस के ऊपर एक नई लाइट पड़ती है। अब इतने साल इन्वेस्टिगेशन को हो गए थे, इतने नई सीबीआई की टीम आई इस केस के ऊपर एंड कोर्ट, नन्स, एक्टिविस्ट, मीडिया, सोसाइटी, एवरीवन वाज एक्सट्रीमली एंग्री। अभी तक कुछ भी नहीं मिला, लाइक क्या रीज़न है। तो फिर अब ये केस ट्रांसफ़र होता है दिल्ली के सीबीआई को। उनको काफ़ी कुछ शॉकिंग पता लगता है कि सीबीआई की जो है ना कि सीबीआई जब केस ट्रांसफ़र सीबीआई को होता है ना, एक होप मिलती है। दिल्ली की सीबीआई के पास जब ये ट्रांसफ़र हुआ था काफ़ी कुछ कड़वे सच बाहर निकले थे एंड वहाँ से लोगों का थोड़ा विश्वास टूट सा गया था
इवन फ्रॉम द CBI। दिल्ली के CBI को जब भी केस ट्रांसफ़र होता है उनको पता लगता है कि पास में जितने भी CBI थे, CBI की टीम थी ओवर द ईयर्स फ्रॉम 1992 टू 2005 ऑलरेडी हैड सस्पेक्ट इन देयर रडार, बट उन्होंने कभी भी उस सस्पेक्ट को इन्वेस्टिगेट नहीं किया, इंटेरोगेट नहीं किया। बट ये वाली CBI इस सस्पेक्ट को देखती है। इस सस्पेक्ट का नाम होता है अडक्का राजू। शॉकिंग बात या इस केस में ये है कि अडक्का राजू एक चोर होता है। कोई भी अडक्का राजू की बात नहीं सुन रहा था ओवर द ईयर्स, ना CBI ना क्राइम ब्रांच और पुलिस तो बिल्कुल नहीं सुन रही थी। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा क्यों। अडक्का राजू कौन होता है? अडक्का राजू एक चोर है जो कि 1992 में रात को 4 बजे के आसपास जब अभया का मर्डर हुआ था तब अडक्का राजू हॉस्टल में चोरी के इरादे से गया था। अडक्का राजू का काम ये था कि वहाँ पे जितने भी छत के ऊपर, हॉस्टल की छत के ऊपर जितना भी स्क्रैप है उसको बेच के वो अपने परिवार का पेट पालता था। एंड वो ये सामान बेचता था, एक डीलर था जिसका नाम होता है शामर। ये बंदा आगे भी जाके आएगा तो इसका नाम माइंड में रखना। तो ये बंदा शामर को जाके सामान बेच देता था और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। उस रात को ये बंदा हॉस्टल की छत पर जाता है चोरी के इरादे से, बट वो ये देखता है कि वहाँ पे 4 लोग हैं। एक तो होती है अभया, 3 लोग और होते हैं। ये 3 लोग कौन होते हैं? 2 आदमी 2 औरत। एंड कीप इन माइंड, हॉस्टल में, कैथलिक नन हॉस्टल में कोई आदमी, कोई लड़का, कोई मेल नहीं एंटर कर सकता। बट अडक्का राजू के माइंड में ये नहीं था कि वहाँ पे एक आदमी है। वो तो चोरी के इरादे से गया था, उसको तो बस ये देखना कि वहाँ पे 4 लोग हैं, मेरे को उनके नज़रों में नहीं आना, नहीं तो मैं पकड़ा जाऊँगा। तो वो चोरी करके निकल जाता है। अगले दिन न्यूज़ में आता है अभया की न्यूज़ कि अभया की डेड बॉडी हॉस्टल में मिलती है। एंड ये न्यूज़ चैनल पे आ रही होती है। एंड अडक्का राजू ये न्यूज़ देख रहा होता है एंड देखता है कि पुलिस वालों ने इस चीज़ को बोला है कि अभया ने खुदकुशी करी है। तो ये कुछ 1 हफ्ते के लिए ये चीज़ अडक्का के दिमाग में बड़ी परेशान करती है। वहाँ पे 3 लोग और थे, एक लड़की के अलावा वहाँ पे 3 लोग और थे। क्या पता उन्होंने उस लड़की के साथ कुछ करा हो। तो ये बात उसको बहुत खाती है एंड वो पुलिस के पास चला जाता है ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते के बाद। एंड वो पुलिस को सब कुछ बताता है। उसको डर होता है कि अगर मैं बताऊंगा तो पुलिस मेरे को ही पकड़ लेगी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे चोरी करने गया था। एंड वो जाता है पुलिस के पास, बट पुलिस उसको ही पकड़ लेती है एंड उसको ही फंसाने की कोशिश करती है। अडक्का वहाँ पे चोरी करने गया था एंड वहाँ पे अभया ने इसको रात को देख लिया एंड अपनी चोरी बचाने के लिए उसने अभया का खून कर दिया। बट अडक्का कहता मैं नहीं करने वाला, मैंने किया ही नहीं ये चीज़, जो सच है वो सच है। पुलिस देखती कि अडक्का, इसका विल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये ऐसे नहीं मानने वाला। सो उसको, अडक्का को पुलिस टॉर्चर करना शुरू कर देती है फॉर नेक्स्ट 2 मंथ। उसको पैसे का लालच देती है, बच्चों की एजुकेशन, कंफर्ट, सब कुछ लालच देती है। एंड इस टॉर्चर में शमीर उसको भी पकड़ लेती है एंड उसको भी टॉर्चर करती है। एंड वो कहते हैं कि अडक्का को स्निच कर दे, धोखा दे दे ताकि वो फंस जाए एंड वो ब्लेम ले ले अभया की डेथ का। बट हैट्स ऑफ टू अडक्का एंड शमीर, वो टस से मस नहीं होते, वो नहीं मानते, वो इस झूठ को एक्सेप्ट नहीं करते बिल्कुल। 2 महीनों के बाद अडक्का को रिलीज़ कर दिया जाता है। अब बारी आती दोबारा CBI के पास। जब CBI को अडक्का के बारे में पता लगता है तो 3 सस्पेक्ट निकलते हैं जो अडक्का बताता है। पहला होता है फादर थॉमस, सेकंड होता है फादर होजे एंड थर्ड होती है सिस्टर सेफी। ये 3 लोग अडक्का बताते कि वहाँ पे थे एंड CBI इन लोगों को अरेस्ट कर लेती इंटेरोगेट और इन्वेस्टिगेट के लिए। CBI को पता लगता है फादर थॉमस ने किसी अपने दोस्त को ये बात बताई थी कि वो सिस्टर सेफी और फादर थॉमस ये दोनों एज ए हस्बैंड एंड वाइफ हैं। एंड वहाँ पे जो हॉस्टल में जो कुक भी होता है वो भी बताता है कि कैथलिक नन हॉस्टल में 2 आदमी आते हैं, फादर थॉमस एंड फादर होजे। ये दोनों ऑलमोस्ट रेगुलरली आते हैं। एंड CBI को बाद में ये भी पता लगता है कि वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे जो रखवाली कर रहे थे वो भी नहीं भौंके थे, बिकॉज अगर कोई नया बंदा आया होता, अगर फादर थॉमस एंड होजे वहाँ पे पहली बार आए होते, डेफिनेटली कुत्ते भौंकते। जो इंसान रेगुलरली आते हुए कुत्ते उन पे नहीं भौंकते। तो यहाँ पे CBI के पास 3 सस्पेक्ट आ जाते हैं एंड 2007 में इन तीनों का नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट होता है एक बॉडी में एक ट्रुथ रिवीलिंग केमिकल होता है जहाँ पे आपके अंदर केमिकल डालते हैं एंड आप ऑटोमेटिकली जो भी सच होता है वो निकाल देते हो, बोल देते हो। एंड इस नार्को टेस्ट में एक वीडियो बनाई जाती है इस नार्को टेस्ट की एंड वो कोर्ट में दिखाई जाती है। एंड बाद में पता लगता है कि नार्को टेस्ट में जो
साफ साफ इन तीनों का बयान है कि उन्होंने क्या क्या गलत किया था अभय के साथ उस रात को। तो ये कंक्लूजन निकलती है कि इन तीनों ने ही अभय को मारा था उस रात को। बट क्यों? तुम लोगों को ये समझना पड़ेगा, एज ए कैथलिक नन या फिर फादर हो, वो किसी अपने ऑपोजिट जेंडर के साथ या फिर सेम जेंडर के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। अब ये थ्योरी निकलती है कि तीनों लोग सेक्सुअल एक्ट में थे उस रात को, जब अभया रात को 4 बजे किचन में जाती है। एंड जब किचन में वो जाती है, ये देखती है फादर थॉमस, फादर होजे एंड सिस्टर सेफी, ये तीनों एक सेक्सुअल एक्ट में है। एंड ये बात बाहर ना फैल जाए, बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी एज ए फादर, एज ए सिस्टर। इस रीज़न को, इस वजह से ये सीक्रेट अंदर का अंदर ही रहे, ये सीक्रेट बाहर ना जाए, इस वजह से अभया को ये तीनों लोग मार देते हैं। सो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि ये तीनों लोग सेक्सुअल एक्ट में थे या नहीं थे, सिस्टर सेफी पे एक बहुत ही ज़्यादा सेक्सिस्ट, बहुत ही ज़्यादा वल्गर एक टेस्ट करा जाता है। बाद में सिस्टर सेफी ने CBI के ऊपर केस भी करा था। वो टेस्ट होता है वर्जिनिटी का। आप लोगों को पता होगा, अगर कोई लड़की वर्जिन है तो उसके जो वजाइनल जो वॉल्स होती है वो बंद होती हैं। वर्जिनिटी लूज करने के बाद वो वॉल्स काइंड ऑफ टूट जाती हैं। तो ये टेस्ट तब करा जाता है टू चेक अगर सिस्टर सेफी वर्जिन है तो उन्होंने सेक्स नहीं किया होगा, नहीं तो अदरवाइज। तो ये टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि वो वर्जिन थी। बट बाद में एक और चीज़ नई सामने आती है कि सिस्टर सेफी ने एक हाइमोप्लास्टो सर्जरी कराई होती है। जो हाइमन वॉल्स होती है, वजाइना की जो वॉल्स होती है, उसको थ्रू सर्जरी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है। एंड ये चीज़ सिस्टर सेफी ने जो चर्च में जो हॉस्पिटल होता है वहीं पर ही कराया होता है। एंड ये चीज़ सिस्टर सेफी अभय के मर्डर के कुछ हफ्तों बाद ही, कुछ 1 हफ्ते बाद ही उसने, सिस्टर सेफी ने ये हाइमोप्लास्टो सर्जरी कराई होती है। सो इससे पता चल जाता है कि तीनों लोग एक सेक्सुअल एक्ट में इंडल्ज थे, ताकि ये बात बाहर न चली जाए। एंड अभय ने इन तीनों को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा था, सेक्सुअल पोजीशन में देखा था। इस चीज़ को छुपाने के लिए इन तीनों ने अभय का मर्डर कर दिया। 19 नवंबर 2008 को इन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता फॉर मर्डरिंग एंड टेम्परिंग एविडेंस। जो भी एविडेंस से उनको छुपाया जा रहा था और रिकंस्ट्रक्ट करा जा रहा था। फिर इन अर्ली जनवरी 2009 में इन तीनों को बेल दे दी जाती है। 17 जुलाई 2009 को इन तीनों लोगों को चार्ज करा जाता है फॉर मर्डर, फॉर डेफमेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। फिर 2022 में इन तीनों को दोबारा बेल दे दी जाती है बिकॉज अभी कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आनी थी कि ये तीनों लोग गिल्ट है या नहीं है। सो ये केस पिछले 28 साल से चलता आ रहा था एंड ये लोग अंदर बाहर हो ही जा रहे थे, एविडेंस मिटा रहे थे, पुलिस मिली हुई थी एंड काफ़ी सारा मैनिपुलेशन था इस केस में। जो कोर्ट था वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री था क्योंकि इस केस की जो इनिशियल स्टेज थी, यहाँ पे पुलिस वगैरह थी, उन सब ने डेड बॉडी को बहुत जल्दी बरी कर दिया गया था, एविडेंस जला दिए गए थे, मिटा दिए गए थे, क्राइम सीन को चेंज कर दिया गया था। बहुत सारी मैनिपुलेशन थी एंड जितने भी पुलिस वाले थे और क्राइम ब्रांच में जो करप्ट ऑफिसर्स थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया था। ओवर द ईयर्स इतने साल लगे। सिस्टर अभया की जो मदर एंड फादर थे वो भी ओवर द ईयर्स चले गए थे दुनिया छोड़ के। बट आई थिंक उनको जस्टिस मिल गई है। आई डोंट थिंक जस्टिस मिली है प्रॉपर, क्योंकि ये तीनों सस्पेक्ट जेल के बाहर दोबारा आ चुके हैं। क्या पता फ्यूचर में कोर्ट की हियरिंग क्या हो। Let's just hope for the best and सिस्टर अभया को जस्टिस मिल जाए।